नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंडल और कमंडल राजनीति की। यूपी में अखिलेश यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि यूपी में फिर से मंडल कमंडल की राजनीति हो, इसको वो हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई है, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था रामचरितमानस के ऊपर कि इसको जला के फेंक देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद जब तूफान मचा तो अखिलेश यादव ने इसको थोड़ी सी हवा दी और आगे बढ़ा करके ले गए। साथ साथ में अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव मंडल कमंडल की राजनीति शुरू करने वाले हैं। भाजपा इसमें बिल्कुल से सदी पॉलिटिक्स कर रही है, वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि भाजपा ने इसका नुकसान जो है 1992-93 में देख लिया है। अखिलेश यादव ने जब जातिगत जनगणना का बयान दिया, उसके बाद जब मीडिया के लोग थे, इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से पूछा, तो आमतौर पर केशव प्रसाद मौर्य वो अखिलेश के सदैव बयान के खिलाफ नजर आते हैं, बट यहाँ पर वो साथ में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जातिगत जनगणना का पक्षधर हूँ मैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने जो रामचरितमानस की बात की है बैन करने की, या उसके जो चौपाई के उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने इस समाज को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने वही करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे लोग दूध में नींबू डाल करके उसको फाड़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अखिलेश यादव समाज को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना पर वो अखिलेश के साथ नजर आते हैं। मंडल कमंडल में इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा सदैव राजनीति कर रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। अभी मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कार्यक्रम था, वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया है कि भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है, जो जातिगत संरचना है इसका गठन जो वो पंडितों ने मतलब ब्राह्मणों ने किया है। उनका एक बहुत ही बड़ा बयान है और देखना होगा कि इसमें विपक्ष किस तरह से राजनीति करता है और कैसे इस मुद्दे को टैकल करता है। अभी इनका बयान तो आ चुका है और इस पर चूँकि वो जो मंडल कमंडल राजनीति उसको मोहन भागवत ने बैलेंस करने के लिए कहा है, ताकि जातिगत जो हवाई बातें हो रही हैं उस पर कुछ भाजपा को नुकसान न हो, इसलिए उनका बयान आया है। लेकिन एक तरह से जो मुद्दा है बहुत हाईलाइटेड मुद्दा होगा और हो सकता है विपक्ष इस मुद्दे को भुनाए भी, क्योंकि जब 1992-93 में जब मंडल कमंडल राजनीति शुरू हुई थी, उसके बाद चूँकि उस टाइम हिंदुत्व का मुद्दा भी हावी था। फिर भाजपा ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे तब से नहीं छोड़ा है, लेकिन भाजपा का लगातार यूपी में जो है वो जनाधार घटता रहा है। 2002 में जब राजनाथ सिंह सीएम थे, उसमें जब चुनाव हुआ था तो भाजपा जो है वो बुरी तरह से हार करके सत्ता से बाहर हो गई थी। उसके बाद से लगातार जो है भाजपा का जो राजनीतिक जो उफान था वहाँ पर यूपी में वो लगातार कम ही होता गया है। 1992 के बाद 2000 में कम हुआ, फिर उसके बाद 2007 विधानसभा चुनाव हुआ, 12 विधानसभा चुनाव होता है, बीच में 4 में लोकसभा भी था, 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। हर जगह भाजपा जनाधार लगातार कम होता गया। 2013 में अमित शाह यूपी के प्रभारी बना करके गुजरात से भेजे जाते हैं। उसके बाद से अमित शाह ने क्या किया, जो गैर यादव ओबीसी वोट है और गैर जाटो दलित, इनको अपने साथ जोड़ना शुरू किया। यादव जो परंपरागत तौर पर सपा के वोटर माने जाते हैं, जो जाटो दलित हैं, चूँकि मायावती जाटो दलित हैं, तो जो ये भी है वो परंपरागत रूप से बसपा वोट करता रहा है। 2002 से लेकर 2013 तक या 12 तक मैं कहूँ तो सपा और बसपा जो है वो यूपी में राजनीति के धुरी बन चुके थे, वही केंद्र थे और सत्ता जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो लगातार घूमती रही। 2013 में जब अमित शाह की रणनीति सक्सेस होती है, 14 में लोकसभा चुनाव होता है और भाजपा 71 सीट और इनके सहयोगी अपना दल 2 सीट जीत के 73 सीट जीत करके यूपी में सबसे बड़ा दल बनते हैं, जो सबसे सीट जीतने दल के रूप में आते हैं। 2014 में 2 सीट कांग्रेस पाती है, रायबरेली और अमेठी सीट, प्लस 5 जो यादव बाहुल्य सीट थी वो समाजवादी पार्टी ले जाती है। बसपा का खाता भी नहीं खुलता 14 में। 2017 में भाजपा ने जो जातिगत जो संरचना थी इसको संभाल के रखा और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा सरकार बनती है और योगी सीएम बन जाते हैं। 2009 के चुनाव में अखिलेश और मायावती सपा और बसपा साथ में आते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और 63 सीट जीत करके भाजपा फिर भी यूपी में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आती है। उसके बाद जब 2022 का चुनाव होता है विधानसभा का, तो सपा ये हवा देने का प्रयास करती है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है और ब्राह्मण जो है भाजपा से नाराज है, ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं करेगा।
लेकिन जब चुनाव होता है तो 2/3 बहुमत के साथ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनती है और जनता जो है 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार को बनवा देती है। उसके बाद से माना गया कि नहीं, ब्राह्मण ने भी भाजपा को पूरा साथ दिया और उनका साथ लगातार बना हुआ है। अखिलेश यादव अभी फिर से जो है वो मंडल कमांडर के दौर में ले जा करके वो चाहते हैं फिर से वो सत्ता की मलाई को लें, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। 1992-93 के बाद अभी 2022-23 साल चल रहा है, हम 23 में आ चुके हैं, तब में वो भाजपा बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका है। आज भाजपा टेक्नोलॉजी चुनाव लड़ती है, भाजपा जो जातीय संतुलन उसको संभाल के रखती है, उसको बना के रखती है, इन चीज़ों में भाजपा काम करती है। आपने देखा होगा रिसेंटली भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अगर पसमानदा मुस्लिम भाजपा के साथ आ गए तो भाजपा तो बिल्कुल से अजय बन जाएगी। भाजपा तो कोई हमारे बारे में सोच भी नहीं पाएगा। भाजपा इस पर काम भी कर रही है। कुछ मुस्लिम नेता ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भाजपा पसमानदा मुस्लिम की बात कर रही है तो कुछ पसमानदा मुस्लिमों को अपनी कैबिनेट में जगह भी दें। फिलहाल मुझे तो दूर की तो कोई लग रहा है कि भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को जगह देगी। हाँ, लेकिन अखिलेश जो प्रयास कर रहे हैं मंडल कमांडर राजनीति दौर शुरू करने का, उसमें भाजपा सदी हुई चाल से चल रही है और मुझे लगता है कि भाजपा इनको कोई भी मौका देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले जब शूट करेंगे तो हम लोग किसी और मुद्दे बात करेंगे। अभी मेरा आपसे निवेदन है कि अपना मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।